Hello everyone. So today we are going to solve S1 S2 of your CTS 1 2025. We have already solved our CTS 1 2026 and CTS 2 2025. This is going to be the last video for your S1 S2. After this we are going to solve our next topic. Before getting into the video, I want to mention one thing, that please don't skip this English series because this is very, very important. Okay, as English is very scoring, if you give proper amount of time in these last days to English, okay, so ROI in English is very high. Now let's move toward S1 S2. Now, what is the first question here is that the snowy albatross is among the largest birds that fly in the world. Okay, and it has the widest wingspan among all birds with length reaching up to this. Now, see, is there any contradiction? No. Contrast? No. See, I'm not going to explain much on contradiction or contrast because in earlier video I've already explained you enough. Okay, I've already explained you enough that what is contradict and what is contrast, where you have to select the contradiction and where you have to select the this one contrast. Okay, these two statements are talking about the albatross, and is there any contrasting viewpoint? Does this statement 2 is opposite to what has been said in statement 1? No. Right. Now see, either its answer is confirm or reinforces. Now what is the difference between confirm and reinforces? Confirm हम कहाँ पे लेंगे and reinforces हम कहाँ पे लेंगे? There is a difference between confirm and reinforces. Although similar मतलब है, reinforce का मतलब क्या होता है, वो maybe second statement एक strengthen कर रही है, उसको stronger बना रही है, किसको? First वाले को reinforce कर रही है, उसको बार बार emphasize कर रही है. कंफर्म का मतलब होता है एग्जैक्टली इफ यू आर गिविंग एविडेंस टू सपोर्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, तो इसके लिए आप डायरेक्टली कोई एविडेंस दे रहे हो, डायरेक्टली कोई प्रूफ दे रहे हो. अब आप अच्छे से ये वाली स्टेटमेंट पढ़िए. उसने क्या बोला है, दैट स्नोई एल्बाट्रॉस जो है दैट इज द लार्जेस्ट बर्ड दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड. ठीक है, वो सबसे बड़ा वर्ड है पूरे वर्ल्ड में जो उड़ता है. सेकेंड उसने बोला है दैट इट हैज़ द वाइडेस्ट विंग स्पैन अमंग ऑल बर्ड्स. जितने भी बर्ड्स हैं उसके सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पंख जो होते हैं वो इसी के होते हैं, जिसका जो लेंथ है दैट रीचेज अप टू 12 फीट तक जाते हैं. ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये चीज़ इसको कंफर्म कर रही है या फिर इसको स्ट्रेंथन कर रही है, इम्फेसाइज कर रही है उस चीज़ पे, री इन्फोर्स कर रही है? क्या कर रही है उसको? देखिए कंफ्यूजन होता है, आई अग्री. ठीक है, बट यहाँ पे इम्फेसाइजेशन जो इम्फेसिस है वो ज़्यादा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास है द साइंटिफिक थ्योरीज फर्स्ट प्रपोज एज अ हाइपोथेसिस एंड आफ्टर इट. एक और चीज़ है, अब एक और आपके पास कीवर्ड होता है दैट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंड कर रहे हो कोई चीज़ को. ठीक है, अब व्हाट इज द एक्सटेंशन मीन? एक्सटेंशन जब भी होगा आपका क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट ने कुछ बोला होगा, मे बी यहाँ पे कोई कनेक्टिंग वर्ड होगा जो आपको यहाँ पे भी दिखेगा. दूसरा, अगर वो बोलता है उसके बाद ऐसा हुआ, ठीक है, मीन्स आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड टू, इट मीन्स दैट स्टेटमेंट 2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेटमेंट 1. और यहाँ पे पहले उसने बोला है कि साइंटिफिक थ्योरी से आप हाइपोथेसिस पे जाते हो एंड देन वो हाइपोथेसिस आपका क्या बन जाता है? थीसिस बन जाता है. इट मीन्स देयर इज एन एक्सटेंशन. राइट, अब उसने क्या बोला है? That proves the first, hypothesis the first, challenges the burden and extends the first. This was easy. Now next उसने क्या बोला है, इसको भी अच्छे से देखना. उसने बोला that the man hunt for the perpetrator of the crime spread across the entire state. जो man hunt था वो spread हो गया जिसने भी crime करा था. ठीक है, अब there was deep public anger triggered by the enormity of the crime. मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था. उस गुस्से ने क्या करा, मतलब कि जो भी आपका जो क्राइम था, क्राइम जो भी हुआ आपका, उसकी वजह से क्या हो गया, उसने क्या ट्रिगर कर दिया? एंगर को. अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान से सुनना. उसने क्या बोला था? द सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है
उसके साथ हमें रिलेशन देखना है। उसने बोला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो प्रीकर्सर है टू द फर्स्ट, मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले आनी चाहिए आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में से। तो आप डाल के देखिए अब आप डाल के देखिए उसने क्या बोला। अगर हम यहाँ पे पहले पढ़ते थे क्या था, देयर वॉज अ डीप पब्लिक एंगर था ट्रिगर्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। ठीक है, क्राइम की वजह से पब्लिक एंगर हुआ, जिसकी वजह से मैन हंट जो था परपेट्रेटर का ऑफ क्राइम स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर स्टेट, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो गया। जो भी आपका मैन हंट था, ऑब्वियसली पहले गुस्सा आएगा, उसके बाद ही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारा जो गुस्से का जो एक्शन होगा या जो भी रिएक्शन होगा वो स्प्रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या ये प्रीकर्सर हो सकता है? जी हाँ। अब इसी का उल्टा उसने बोला फॉलोज द फर्स्ट, कि पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा। फिर कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं, ऑल्टर भी नहीं है। सो इन दोनों में से एक होगा। तो आपको क्या क्या आंसर होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सो आंसर इज प्रीकर्सर टू द फर्स्ट। ओके, CDS 1 2025 का थोड़ा सा डिफरेंट है आपका S1 S2 एज कंपेयर टू योर CDS 2 2025 एंड CDS 1 2026। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखना। उसने क्या बोला है, दैट अवेयरनेस अबाउट वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अवेयरनेस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट सेल्फ अवेयरनेस इज डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट पीपल। सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे बट से जोड़ सकते हो आप, बट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो डिफिकल्ट गोल है। ठीक है, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है? क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है टोटली ऑपोजिट है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रास्ट होता है मतलब दोनों में डिफरेंस है। इज देयर अ डिफरेंस? यस। इज देयर अ कंपैरिजन? यस, बट उतना नहीं है, उतने स्पेसिफिकली नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में भी आप बिल्कुल क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज बताते हो, बिल्कुल क्या बोल सकते हैं उसको हम, बिल्कुल डिफिकल्ट, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है, बट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। कंफर्म तो नहीं कर रहा है। अब ये देखो, जब भी उसने यहाँ पे देखिए, अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, बट एक बात याद रखना, अगर वो आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन देता है जिसका आपको पता नहीं और बहुत ही ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है। एक तो उसने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो फुल्ली इसके साथ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, बट तुम्हें कंफ्यूजन है, और अगर उसने कुछ नया लाया है, ये देखिए कितना, इसको क्या जरूरत है इतना एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ नया लाया है और आपको गैस लेना है 50-50, आप बोलते हो ना कि मैं 50-50 पे आ रहा हूँ पर समझ नहीं आ रहा, तो अगर आपको गैस लेना है तो इसके साथ जाइए, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू, और बाकी ऑप्शंस में आपको ये चीज़ दिखेगी नहीं, इसी में डाली हुई है उसने। ये भी एक हिंट होता है सॉल्व करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिबरलाइजेशन चेंज द कॉन्टूअर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, लिबरलाइजेशन की वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी चेंज हुआ। ओके फाइन। फिर उसने बोला दैट इंडिया इज टुडे पोइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया जो है वो टॉप इकोनॉमी बन रहा है वर्ल्ड की, एक तो ये बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि लिबरलाइजेशन ने चेंज किया इकोनॉमी को। ठीक है, यहाँ पे भी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, यहाँ पे भी हमारी इकोनॉमी की बात कर रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन है दोनों में, और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है, ऑपोजिशन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रास्ट वाला तो कुछ नहीं है। क्या ये कोइंसाइड हो सकता है कि एक दूसरे के साथ साथ हो रहा है या कोइंसाइड हो रहा है? नहीं, बट देयर इज अ को रिलेशन। मैंने क्या बोला था, जब दोनों में देखिए कनेक्टिंग वर्ड्स भी हैं इसमें। दूसरी चीज़ क्या है कि मे बी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एक दूसरे से कुछ ना कुछ ये रिलेट करते हों कि इसकी वजह से हो भी सकता है, इसकी वजह से नहीं भी हो सकता है, तो उसमें आप क्या डालोगे, को रिलेशन डालोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट इज द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। जो भी आपका फाइनल आउटकम है वो आप उसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक तो ये बोलता है। दूसरा बोलता है दैट ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, कि आपके जितने भी आउटकम्स होते हैं, कोई भी चीज़ का अगर कोई आउटकम है वो कुछ ना कुछ चीज़ों पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, कोई ना कोई वेरिएबल होगा जिस पर डिपेंड करेगा, और वो वेरिएबल आप फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये दोनों ही क्या बोल रहे हैं कि आउटकम प्रेडिक्टेबल नहीं होती। ठीक है ना, कि जो भी आपका आउटकम आने वाला है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम हुआ, अब एग्जाम का आउटकम जो है वो प्रॉपरली क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो।
क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स मतलब क्या है, आपका प्रेपरेशन कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, वो दिन कैसा था आपका, एग्जाम वाला डे कैसा था आपका, आप में कितना पेशेंस है, वॉट एवर, ये है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स आपके। अब ये पूरे के पूरे जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है वो आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपका प्रेपरेशन अच्छा है, सब अच्छा है, बट वो दिन ही खराब था आपका, वो आपके हाथ में नहीं था, तो जिसकी वजह से आपका आउटकम क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। सो दोनों ही आपका क्या बोल रहा है वो, कि आउटकम आप प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसका मतलब दोनों में रिलेशन भी है, दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग तो मुझे नहीं है। बट अब उसने क्या बोला है, दैट फुल्ली री इन्फोर्सेज द फर्स्ट, री इन्फोर्सेज द फर्स्ट, इतना पता है दैट वो री इन्फोर्स ही कर रहा है, फॉलो वगैरह का कुछ नहीं है कि इसके बाद ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक दूसरे के बारे में बात कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, एक और चीज़ देखना, यहाँ पे क्यों री इन्फोर्सेज द फर्स्ट, ये आएगा कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है। और कैसे पता चलता है एक्सट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेटमेंट 2 देखिए, उसने बोला है दैट ऑल आउटकम्स, एक तो उसने बोला है सारी की सारी आउटकम्स जो होती हैं वो वेरिएबल्स पे होती हैं, दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली अंडरस्टूड, वो हमेशा आप अंडरस्टूड नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये कुछ हद तक क्या हो सकता है, री इन्फोर्स कर रहा है उसको, कुछ हद तक ये सही है। सो आप ये वाला आंसर करोगे, राइट। चलिए अब एक यहाँ पे भी सिमिलर है, यही ट्रैप है। देखो उसने बोला मास्टरली ओवर एनी आर्ट फॉर्म रिक्वायर ईयर्स ऑफ डेडिकेशन और इट टेक्स टू 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड। दोनों ही सेम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में अपने साल लगाओगे, अपना टाइम दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी आर्ट फॉर्म जो आपको चाहिए, या जो भी आप आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हो आप सीख लोगे। दोनों ही सेम चीज़ के बारे में बात कर, ठीक है, कि जिसमें जितना तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे आप उतना अच्छा हो जाओगे उसके लिए। कि इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ये तो नहीं है, मार्जिनली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो है, इज़ द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा। अब इज़ फुल्ली कंसिस्टेंट और इज़ मार्जिनली, देखो उसने बोला बिल्कुल मार्जिनली, वर्ड एक्सटेंट नहीं बताया, मार्जिनली मीन्स बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, मार्जिनली मतलब का मतलब ही यही होता है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पे आ जाता है। तो ये भी आपका थोड़ा नेगेटिव सेंस कर रहा है, बट फिर हमारे पास बचता है ये वाला, इज फुल्ली कंसिस्टेंट, क्योंकि 10,000 आवर्स मीन्स ईयर्स में आप डाल सकते हो उसको 10,000 आवर्स, तो ठीक है, प्रैक्टिस है तो कंसिस्टेंट है उसके साथ, समझे। Now the beauty of India's democracy rests in the greatness of the constitution and the constitution of India uphold the collective values of this. अब उसने क्या बोला, द सेकेंड, हमें हमेशा जब भी वो बोलता है ना सेकेंड स्टेटमेंट, ये तो सेकेंड स्टेटमेंट के को ही आपने बेस बना के देखना है। उसने बोला कि जो सेकेंड स्टेटमेंट वो कनेक्ट करता है विद द मेंशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। क्या सेकेंड आपको कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, मतलब कनेक्ट में क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है अपहोल्ड कर रहा है कलेक्टिव वैल्यू ऑफ द कंट्री सिविलाइजेशन, बिकॉज लगा के देखो क्या ये सेट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। और जो सेकंड वाला है वो क्या बोल रहा है, दैट प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर द असर्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट। मतलब क्या है इसका, कि ये रीजन है, जब भी कोई चीज़ रीजन होती है इसका मतलब हम पहले ये बोलेंगे उसके बाद ये लाएंगे। मतलब द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कलेक्टिव वैल्यूज को अपहोल्ड करके रखता है। तो अगर यहाँ से यहाँ आओगे और बिकॉज यूज करोगे तो वो सेंस बन रहा है, बट यहाँ से जहाँ जाओगे तो नहीं आएगा। सो इसका आंसर ये होगा, कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही नहीं, और नो कनेक्शन की बात करो वो भी नहीं है, कनेक्शन तो सामने दिख रहा है आपको, समझ आ गया। सो आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज़ पढ़नी है। अब वो बोल रहा है रोजिएट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर एंड द रोज। अब देखना, यही मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि जब भी यहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और यहाँ से ये चीज़ उसी के बारे में स्टार्ट करे, इसका मतलब ये एक्सटेंशन होगा उसका, क्या होगा, उसका एक्सटेंशन होगा, उसी के बारे में बात कर रहा होगा, एक्सपैंड कर रहा होगा, एक्सटेंड कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे था कि लाइक आफ्टर दैट ये हुआ है ना। सो उसने क्या बोला, रोज इज अ पावरफुल पोएटिक सिंबल, एक्सप्लिकेट्स, कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है, कोइंसाइड नहीं है। देखो अगर एक्सप्लिकेट्स का मैं स्पेलिंग मतलब मैं बता देती हूँ, दैट इज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना, दैट इज एक्सप्लिकेट, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब तुम एक्सप्लेन करते हो दैट इज एक्सप्लिकेट, बट ये इसको एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि यहाँ से वो छोड़ा, यहाँ से वो पकड़ लिया, मतलब इसी को वह आगे एक्सपैंड कर रहा है। सो आंसर इज दिस, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म,
टू गो अबाउट वन स्टॉक एक्सपीडिशियसली इज टू अचीव वंस गोल। देखो दोनों ही सिमिलर चीज़ों की बात करें। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि जो अर्ली बर्ड होता है, मतलब तुम जितना जल्दी कोई काम करोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। अर्ली बर्ड, जल्दी 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 जो काम करने वाला होता है उसको जल्दी वो चीज़ मिलती है। यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि जब आप अपना काम जल्दी जल्दी करते हो तो जल्दी ही तुम अपना गोल अचीव करते हो। अब उसने क्या बोला? मेक्स एजर्शंस अबाउट द फर्स्ट, प्रोवाइड अ मेटाफोरिकल री एजर्शन। यहाँ पे देखना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना। उसने बोला क्या स्टेटमेंट जो 2 है, क्योंकि वो स्टेटमेंट 2 की, क्या स्टेटमेंट 2 मेटाफोरिकल रीअसर्शन है इसका? मेटाफर तो ये है, ये थोड़े ना, स्टेटमेंट 2 थोड़े ना मेटाफर। मेटाफर क्या ये मेटाफर है या ये मेटाफर है? अगर मेटाफर की बात होता तो ये एक बार के लिए समझ आता, बट ये थोड़े ना है, तो मेटाफर तो नहीं है। री इन्फोर्सेज एजम्पशन, ये री इन्फोर्स कर रहा है, उसको प्रूव कर रहा है बार बार। एक स्ट्रेंथन मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर रहा है, उस पर इम्फोसाइज कर रहा है। क्या ये इम्फोसाइज कर रहा है सेम चीज़ पे? री इन्फोर्स कर रहा है, जी हाँ, तो ये आ जाएगा। अगर री इन्फोर्स की जगह यहाँ पे कन्फर्म होता तो वो भी सही हो सकता था, बट अगर दोनों सेम उस पर होते, यहाँ पे कन्फर्म होता, 2 होते तो तब भी आपका री इन्फोर्स आता। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट तो है ही नहीं है। सो आई जस्ट होप दैट यू आर क्लियर विद दिस S1 S2। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, जितना वर्ड्स पे ध्यान दोगे, उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये कैसे होगा? PYQ सॉल्व करो, जितना कर सकते हो उतना सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी मॉक लगाने, अभी तो टाइम ही नहीं है मॉक लगाने का। PYQ से बढ़िया मॉक आपके लिए कुछ भी नहीं है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे यूपीएससी के माइंडसेट को, यूपीएससी के फ्रेम करे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। इंट्यूशन बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर कुछ नया भी आएगा तो आपको लगेगा कि यूपीएससी ने इस माइंडसेट से फ्रेम करा होगा, इस माइंडसेट से इसने ऑप्शन डाले, इसलिए आंसर इसका ये हो सकता है, प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ आप पढ़ के नहीं जा सकते हो, हर चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं करके जा सकते हो, बट आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना होगा यूपीएससी के पेपर से। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई मीट यू टुमारो विद न्यू टॉपिक। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।